इंद्र सभा की अप्सराएं धरती पर उतर आई हों, भारत की छाप नजर आती है। मुसलमान बायान ओलगी प्रांत में निवास करते हैं। सैक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक अमेजिंग नॉलेज। आज हम बातें करेंगे बहादुर महिला कुतुलन और दुनिया के बड़े हिस्से को उलट पुलट कर रख देने वाले चंगेज खान के देश मंगोलिया की। जी हाँ, वही मंगोलिया जिससे निकलकर खानाबदोश योद्धा न सिर्फ दुनिया के बड़े भूभाग पर छा जाता है बल्कि इतिहास में अमर भी हो जाता है। उस समय उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजा कांपने लगते थे। और उसकी वंशज कुतुलन की बात करें तो उसकी बराबरी करने वाले किसी मर्द ने जन्म ही नहीं लिया था। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के उत्तरी भाग में बहने वाली नदी ओनोन के निकट हुआ था। उसका संबंध मंगोलिया की भेड़ बकरियां चराने वाली घुमंतू जाति से था। वो बहुत बहादुर और ताकतवर इंसान था। उसने सबसे पहले अपने आसपास की खानाबदोश जातियों को इकट्ठा करके सत्ता प्राप्त की और फिर 1206 ईस्वी में विशाल साम्राज्य की बुनियाद डाली। उसका साम्राज्य चीन, रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। यहाँ एक बात प्रासंगिक है कि प्रायः लोग चंगेज खान को उसके नाम के आधार पर मुसलमान समझ लेते हैं, जो बिल्कुल निराधार है। जैसे नाम के आधार पर ही भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति को भी मुसलमान समझने की गलती की जाती है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी था, जो पारसी धर्म में विश्वास रखते थे। पारसी हिंदू धर्मावलंबियों की ही तरह अग्नि को पवित्र मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। इनके मंदिर को आतशगाह अर्थात फायर टेम्पल कहा जाता है। चूंकि इन लोगों का संबंध मध्य एशिया से रहा है, इसलिए इनके नामों पर मध्य एशियाई छाप नजर आती है, जैसे जमशेद, खुर्शेद या फिरोज वगैरह। फिरोज गांधी के नाम में फिरोज होने की ही वजह से प्रायः लोग उन्हें मुसलमान समझ बैठते हैं। ठीक इसी तरह की गलती चंगेज खान के नाम को भी लेकर होती है। चंगेज खान का नाम दरअसल जेंघिस खाकान था, जो भाषाई और स्थान परिवर्तन के साथ चंगेज खान में बदल गया। वो मंगोलिया के कोशमन धर्म का अनुयायी था। हालांकि उसके उत्तराधिकारियों ने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया। उसके वंशज में इस्लाम को अपनाने वाला पहला शासक चुगताई का पड़पोता बुराक खान था, लेकिन उस समय बाकी मंगोल अपने धर्म पर कायम थे। बाद में खान तरमाशरीन के काल में 1324 ईस्वी से 1326 ईस्वी के बीच चुगताई साम्राज्य के सभी मंगोल मुसलमान हो गए। तरमाशरीन ने अपना नाम भी बदलकर अलाउद्दीन रख लिया था। और बात करें मंगोल इतिहास में दर्ज बलशाली बहादुर महिला कुतुलन की, तो उसका जन्म लगभग 1260 ईस्वी में हुआ था। चूंकि चंगेज खान शारीरिक व्यायाम पर बहुत ध्यान देता था, यही वजह रही कि उसकी सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कसरत का ये चलन चंगेज खान के बाद भी जारी रहा। तो चंगेज खान की वंशज थी कुतुलन, जो काफी लंबी चौड़ी और कसरत का जुनून रखने वाली युवती थी। उसे कुश्ती में इतनी महारत हासिल हुई कि वो पुरुषों को भी चैलेंज करने लगी। उसे अपनी शादी को लेकर कोई चिंता नहीं थी। शादी के लिए जब उस पर पारिवारिक और सामाजिक दबाव पड़ा तो उसने इसके लिए हामी तो भर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि जो युवक उसे कुश्ती में पराजित कर देगा, उसी से वो विवाह करेगी। शर्त में यह भी शामिल था कि जो कोई युवक उससे हार जाएगा तो वो उपहार के रूप में उसे 100 घोड़े देगा। बहादुर योद्धा आकर उससे कुश्ती लड़ते गए और घोड़ों से हाथ धोते चले गए। इधर कुतुलन के पास घोड़ों की संख्या लगभग 10,000 से अधिक हो गई। इटली के प्रसिद्ध यात्री और इतिहासकार मार्को पोलो अपनी किताब में लिखते हैं कि पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार घोड़ों और नौकर चाकर के साथ कुतुलन से मुकाबला करने पहुंचा।
कबीले के लोग खुश हुए कि एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक राजकुमार जरूर कुतुलन का पति बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन कुतुलन ने हारने के लिए जन्म ही नहीं लिया था। उसने उस राजकुमार को भी परास्त कर दिया। इस घटना के बाद कुतुलन का कबीला उससे बहुत नाराज हुआ। कईयों ने बद्दुआएं भी दी। कहा जाता है कि बाद में कबीले के लोगों ने उसे किडनैप करके 1306 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। वर्तमान में मंगोलिया चीन से उत्तर पूर्व मध्य एशिया में एक छोटा सा देश है। इसके दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन की सीमा है तथा इसकी उत्तरी सीमा रूस से मिलती है। कजाकिस्तान के बॉर्डर से इसका बॉर्डर मिलता तो नहीं, लेकिन इससे मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगोलिया की राजधानी का नाम उलान बटोर है, जहां देश की आबादी की लगभग 38% जनसंख्या रहती है। चंगेज खान ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो यहाँ के युआन राजवंश के पतन के बाद बिखर गया और लोग अपने परंपरागत रहन सहन पर लौट आए। 17वीं शताब्दी में इस पर क्विंग राजवंश का शासन हो गया, जिसका पतन 1911 ईस्वी में हुआ। साथ ही मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कई उथल पुथल के बाद 1992 ईस्वी में यहाँ लोकतांत्रिक संविधान बना, जिसके तहत ये देश बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ा। मंगोल इतिहास के अनुसार 6ठी शताब्दी में भारत से 2 आचार्य यहाँ पहुंचे थे, जिसके तहत उसी शताब्दी से यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जो निरंतर 17वीं शताब्दी तक चलता रहा। मंगोलिया के लोग स्वयं को बुद्ध के प्रिय शिष्य मौदग्लयायन की संतान मानते हैं। यहाँ की भाषा और संस्कृति पर भारत की छाप नजर आती है। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज स्वयंभू कहलाता है, जो संस्कृत शब्द स्वयंभू का परिवर्तित रूप है। यहाँ आज भी लोगों के नाम संस्कृत में रखे जाते हैं। यहाँ भारतीय पंचांग का आज भी चलन है। मंगोलिया में दिनों के नाम पर भी भारत की छाप नजर आती है, जैसे आदिया, सोमिया, अंगारक, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सांचिर। यहाँ के एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम था शुंभु। अंतरिक्ष में जाने वाले यहाँ के पहले व्यक्ति का नाम गोरक्ष था। यहाँ लोगों के नाम में कुबेर, सुमेर, वज्रम, पाणी, इंद्री, रत्ना, अमृता वगैरह काफी प्रचलित हैं। कुबलई खान ने चीन की प्रसिद्ध दीवार पर संस्कृत में मंत्र लिखवाया था, ओम नमो भगवत्याय आर्य समंत विमलोश नीश विजयाय। यहाँ संस्कृत लिखने के लिए लांछा लिपि का प्रयोग किया जाता है। मंगोलिया में अधिकांश लोग बौद्ध एवं कोशमन मत के अनुयायी हैं। संसदीय गणराज्य होने के नाते अन्य धर्म के लोग भी यहाँ आज़ादी से रहते हैं। मंगोलिया में मसीही धर्म को मानने वाले लगभग 2.5% लोग हैं, जबकि मुसलमानों की संख्या तकरीबन 5% है। अधिकांश मुसलमान पश्चिमी मंगोलिया के बायान ओल्गी प्रांत में निवास करते हैं। यहाँ के लोग अत्यंत सुंदर होते हैं। युवतियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र सभा की अप्सराएं धरती पर उतर आई हों। चूंकि यहाँ शारीरिक व्यायाम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए लोग शारीरिक रूप से काफी सुडौल और ताकतवर होते हैं। मंगोलिया का ग्रामीण जीवन पारंपरिक है। कुश्तीबाजी और पक्षियों के शिकार के लिए बाज पालना बहुत आम है। यहाँ के जीवन में पशुपालन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि राजधानी उलान बटोर में बहुत से लोग मॉडर्न जिंदगी जीते हैं, जिस पर रूस का प्रभाव साफ झलकता है। मंगोलिया में सब्जी एवं मसालों का उत्पादन काफी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ के मुख्य व्यंजन में डेयरी उत्पाद, मांस और जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। चूंकि सर्दियों में कभी-कभी यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसके लिए इनका मांसाहार इन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दे पाता है। ये सही है कि आज मंगोलिया को ज़्यादा शोहरत नहीं हासिल, लेकिन जब कभी चंगेज़ खान को याद किया जाता है तो स्वतः ही मंगोलिया याद आ जाता है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।